मैं समझता हूँ कि आज का फैसला तारीखी है और वो ज़रूर ऐसे रास्ते खोलेंगे। एक तो एक वाज़ेह पैगाम भेजेंगे कि जिस किस्म की मुदाखलत, जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना काम जनरल फैज़ साहब कर रहे थे, उम्मीद ये है इस फैसले से, और अगर इस फैसले से पे अमल दरामद होता है कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए। फैज़ हमीद साहब जो हैं एक इदारे का मुलाजिम था, अगर उस इदारे में जो है उनको किसी बात पर सजा दी गई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है, और जब सियासी मामले पर बात होगी तो फिर इंशाल्लाह हम भरपूर जवाब देंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ ऐमन चौधरी। नासरीन, कानूनी महाज पर आज बड़ा और तारीखी फैसला सामने आया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड और साबिक डीजे ISI फैज़ हमीद को सजा सुना दी गई है। ISPR के मुताबिक फौजी अदालत ने कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में 4 इल्जामात साबित होने पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है। प्रेस रिलीज के मुताबिक फैज़ हमीद को यह सजा 12 सितंबर 2014 को पाकिस्तानी आर्मी एक्ट के तहत शुरू होने वाले फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की 15 माह की कार्रवाई के बाद सुनाई गई है। और एलामिये में बताया गया है कि मुजरिम की सियासी किरदारों से मिलकर सियासी हंगामाराई और अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिशों समेत चंद दीगर मामलात को अलग से भी देखा जा रहा है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने सजा को चैलेंज करने का फैसला किया है। फैज़ हमीद के वकील के मुताबिक फैसले की कॉपी और मुतालिका रिकॉर्ड के लिए दरख्वास्त मिलिट्री कोर्ट में दायर कर दी गई है और जल्द ही फैसले को चैलेंज किया जाएगा। फैसले पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसे हक और सच का फैसला करार देते हुए ये कहा है कि कौम बरसों तक फैज़ हमीद और जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने यह कहा है कि फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है, जिसकी वाज़ेह मिसाल सबने देख ली। फैज़ हमीद PTI के सियासी मुशीर थे। आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई है और फिर सेनेटर फैसल वार्डा भी कहते हैं कि फैज़ हमीद की सजा इब्तदा है। 9 मई केसेस अभी बाकी हैं और जिस पार्टी ने 9 मई किया उसका फैसला दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये इंसाफ का लंबा सिलसिला है जो नहीं रुकेगा। इसी से मुतालिक हमारे आज का पहला और बड़ा सवाल ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर इल्जामात साबित मिलिट्री कोर्ट ने 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है। इस फैसले के सियासी असरात क्या होंगे और फैज़ हमीद के केसेस में मजीद कौन कौन गिरफ्त में आ सकता है। आज के पैनल में हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब। पैनल पर जाने से पहले हमें ज्वाइन किया है इस केस के कानूनी पहलुओं पर कुछ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साजिद इलियास भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपके वक्त का। पहले तो ये बताइएगा कि फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज के इस फैसले ने कम से कम ये बात ज़रूर साबित की है कि एक तो पाक फौज का जो अपना कानूनी निज़ाम है और उनका खुद एहतसाबी का जो अमल है वो बिल्कुल शफाफ है और उसमें ये नहीं देखा जा सकता या देखा जाता कि कोई सीनियर ऑफिसर है या कोई एक जूनियर ऑफिसर है। तो ये बात तो है कि आज उन्होंने अपने एक सीनियर ऑफिसर को उनके जो भी जराइम उनके खिलाफ साबित हुए उस पर उन्होंने सजा दी। इसके से कानून की अमलदारी जो है वो पाकिस्तान में भी और फौज के इदारे में बिलखुसूस जो है वो साबित होती है। जहाँ तक सज़ा का ताल्लुक है, चूँकि जो 4 चार्जेस थे जिनके ऊपर उन्हें ट्रायल किया गया उसमें से एक जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का चार्ज था जिस पे 14 साल सज़ा जो है वो उन्हें सुनाई गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा फैसला है इस हवाले से कि जो भी कोई शख्स है वो कानून से बालातर नहीं और कानून सबके लिए है। बाकी जहाँ तक एक प्रेस रिलीज से बात सामने आई वो ये भी थी कि उन्हें अपने जो अपने वकील मुकर्रर करने का इख्तियार था जिसको हम राइट ऑफ डिफेंस कहते हैं, जो कि फेयर ट्रायल का एक मेन कंपोनेंट है। आर्टिकल 10A की कंप्लायंस है तो वो भी की गई और उनके पास जो है वो अपने मुकर्रर करदा अपनी चॉइस के जो वकला थे वो मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये ट्रायल हुआ। और ट्रायल भी जो पता चला कि अगर आप देखें तो 12 अगस्त को उनका ट्रायल शुरू करते हैं और आज 11 दिसंबर को जो फैसला होता है जो कि तकरीबन 15-16 माह पे मुहित था ये सारा
तो उस पे ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो किसी तरीके से जल्दबाजी में या किसी हेस्ट में फैसला किया गया। तो लगता ये है कि तमाम तर कानूनी पहलू जो है वो उनको मद्देनज़र रख के उनकी कंप्लायंस की गई और फिर तमाम तर जो डिफेंस के मौके देने के बाद ये फैसला हुआ। तो फैसले की हद तक जो है ये वाकई पाकिस्तान में जुडिशल हिस्ट्री में भी ये एक बड़ा फैसला है कि उसमें कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। सही। साजिद साहब, फैज हमीद के वकील ने फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। फैसला कितने दिनों में चैलेंज किया जा सकता है और किन किन फॉरम्स पर यह चैलेंज हो सकता है? देखिए, ये बिल्कुल सही फैसला है उनका, इसलिए कि कानून उन्हें राइट ऑफ अपील देता है, जो कि कोर्ट ऑफ अपील है पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंडर सेक्शन 133B में प्रोवाइडेड है कि दे हैव टू अप्रोच टू द कोर्ट ऑफ अपील विद इन 30 डेज। तो वो 30 दिन के अंदर अंदर अपनी अपील जो है वो कोर्ट ऑफ अपील में कर सकते हैं और यही कानून का जो है वो एक उनको दिया गया राइट है, जो कि जिसकी मैं समझता हूँ कि उन्हें इसको लाजमी अवेल करना चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक बात, सही, अच्छा फैसला है कि अपील फाइल करेंगे। सही कहिएगा कि प्रेस रिलीज के आखिरी पैराग्राफ में यह भी कहा गया है कि मुलजिम के सियासी अनासिर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि आइंदा दिनों में सिविलियंस भी इसकी पकड़ में आ सकते हैं? हाँ, जो ये बिल्कुल लास्ट पोर्शन में अगर हम देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 चार्जेस जो थे जिन पे ट्रायल हुआ, जिनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, इस पे तो फैसला हुआ, लेकिन जो अगर कोई उनका दीगर पॉलिटिकल एलिमेंट्स के साथ या जो बाकी उनके इश्यूज हैं जिस पे के कोई इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल हो सकता है या हो रहा है, तो वो एक अलहदा मैटर है, वो अलहदा से फैसला होगा। अगर कोई उन पे चार्ज फ्रेम साबित होते हैं तो उसमें सजा होती है, नहीं साबित होते तो बेशक नहीं होगी। सही। सादिक साहब, 4 इल्जामात जिन पर उन्हें कसूरवार ठहराया गया है और सजा दी गई है, वो कौन कौन से हैं, वजाहत कीजिएगा। जी, उसमें तो एक तो ये है कि एंगेजिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अगर इस एक ऑफेंस को अगर हम देखें तो ये जो आर्मी ऑफिसर की ओथ है उसमें इटसेल्फ ये प्रोवाइडेड है कि वो किसी भी तौर पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा। फिर पाकिस्तान आर्मी एक्ट की सेक्शन 26 जो है वो ए है, जो कि ये ऑफेंस जो है 2 साल सजा का देती है कि अगर कोई शख्स पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उसकी 2 साल सजा है। फिर वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट विच इज डेट्रीमेंटल टू सेफ्टी एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट है। आप जो 9 मई के केसेस भी थे, अदरवाइज भी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तमाम तर केसेस होते रहे, उसमें यही है कि अगर कोई भी शख्स उस एक्ट की किसी भी प्रोविजन की वायलेशन करता है तो और वो वायलेशन है इन रिलेशन टू मिलिट्री अफेयर्स, तो फिर वो दैट इज डेल्ट अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट और उसी का FGCM और जो भी होता है GCM वो हो सकता है। तो कोर्ट मार्शल हुआ और उसी पे जो है मैक्सिमम सजा जो आज की अनाउंस हुई 14 साल वो उसी पे है। इसके अलावा मिस यूज ऑफ अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज है, वो भी एक ऑफेंस है कि जो शख्स अपने जो अथॉरिटी उसको प्रोवाइडेड है कानून के अंदर, अगर उसकी वायलेशन करता है तो वो भी कोई एक जुर्म करेगा, जो कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के सर्विस के जो अपने लॉज हैं उसके मुताबिक ये ऑफेंस है और उसकी सजा मौजूद है। फिर है एंड कॉजिंग रार्मफुल लॉस टू अ पर्सन, ये एक ऐसा ऑफेंस है कि जिसके तहत अगर एक आर्मी ऑफिसर किसी और दीगर शख्स को, किसी भी पर्सन को, उसमें जरूरी नहीं है कि कोई आर्मी ऑफिसर ही हो, किसी दूसरे प्राइवेट पर्सन को भी ऐसा रॉन्गफुल लॉस जो है वो अगर पहुंचाता है तो फिर उसकी सजा मौजूद है। तो ये एक जो पीछे कुछ अर्सा पहले कुछ इश्यूज चलते रहे जिस पे उनका ये था कि ही हैज मिसयूज्ड हिज अथॉरिटी एंड कॉज्ड रॉन्गफुल लॉस टू ए पर्सन, उसके हवाले से मेरा ख्याल है ये चार्ज बना और उसी पे फिर सजा। सही। साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल साजिद भट्टी साहब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। पैनल पर आऊंगी। आमिर साहब, क्या कहते हैं आप, आज एक बड़ा तारीखी फैसला है, किस नजर से देखते हैं इस फैसले को? देखें, फील्ड मार्शल ने यानी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक लिहाज से एक तारीख साज फैसला पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट से करवाया है और ये पिछले साल 12 अगस्त से शुरू हुआ
और आज यहाँ तक ये पहुँचा है अंजाम पे। तो बहुत सारे लोग इस पर तंजिया भी गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी फिर तो मुदाखलत हो रही है, सब कुछ हो रहा है। भाई एक इब्तदा तो हुई ना, शुक्र पड़ें कि हुई, कि एक इदारे के ख़ास तौर पे ISI के साबिक चीफ के साथ क्या हो रहा है। और प्रेस रिलीज, मैं तो दोपहर से ये बात कह रहा था जब ये फैसला आया कि इसको DGISPR के 9 मई वाले बयान में उन्होंने कहा जनरल फैज़ का सिर्फ हमारे पास केस रहता है, और इस आखिरी ये जो प्रेस रिलीज आई है सज़ा वाली, उसके आखिरी हिस्से को मिला के देखें तो इसमें मुझे तो बिल्कुल क्लैरिटी है कि इमरान खान का जो GHQ हमला केस जो अगले महीने फिर स्टार्ट होने की इत्तला आई है वो मिल जाएंगे आपस में। अब इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे, जगह मुंतकिल होने की बात हो रही थी, तो फिर मिलिट्री की अगर कैद में जाते हैं जनरल फैज़ के साथ, उस केस में जो अगला हिस्सा बताया गया है, तो ये बड़ा खौफनाक हिस्सा होगा कि जैसे शहबाज शरीफ का बयान भी उस वक्त आया था कि पाकिस्तान आर्मी की क़यादत में बगावत की ये कोशिश थी, आर्मी चीफ का इक़्तिदार उलटने के लिए, यानी आर्मी की कमान को संभालने की एक साजिश थी 9 मई। फिर 26 नवंबर को आप बिल्कुल ना भूलें, जब जनरल फैज़ हमीद को पिछले साल 12 अगस्त को पकड़ लिया गया था, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की इत्तला आई, तो 26 नवंबर कराया गया और उसमें सारा कुछ फ़ौज पे लगाया गया इल्ज़ाम के गोली क्यों चलाई, जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर लगाई गई और एक पूरा मज़ाहिया खाका बनाया गया। और जब वो गलत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत पाकिस्तान के ब्लू एरिया की तस्वीर लगाई कि ब्लड फैला हुआ है, तो फिर वजाहतें दी कि नहीं ये तो हमने वैसे इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल की थी। फिर कईयों को डिलीट करनी पड़ी, कईयों को वजाहत करनी पड़ी। तो पाकिस्तान के अंदर जैसे अब DGISPR ने जुमे के दिन बताया था कि इमरान खान कुछ कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि मुसल्लह अफवाज और अवाम में दरार आए, ये सारा कुछ इकट्ठा ही काम चलेगा, ये अलग नहीं हो सकता। आप सबको मिला के देखेंगे डॉट से डॉट। इसमें नवाज शरीफ के आप उस बयान को भी ना भूलें जिनको कहा गया कि उन्हें धूप लगवाने के लिए तंजिया काम शुरू हुआ, और मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये बयान ऐसे नहीं आया कि इमरान खान के जो साथी थे उनकी सजाओं का भी होना चाहिए। उन्होंने अपनी पर्सनल जात की बात नहीं की, इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ उस पर बात की थी। अब जनरल फैज़ की सजा आई है, उसके साथ अदालतों के अंदर आप फैसल वाडा का आज का वो पढ़ लें ट्वीट, उसमें उन्होंने अथर मिनल्ला का नाम नहीं लिखा, लेकिन कलम के साथ अथर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। वो और कहीं नहीं है, वो अथर मिनल्ला साहब हैं, वो जो कहते थे इमरान खान की फैन फॉलोइंग बड़ी है जब केस चला था। आपको पता है गुड टू सी यू बहुत जज कहते होते थे कि केस हमारे पास ले आओ, हम आपके पास बैठे हुए हैं। ना उसमें बंदयाल साहब बचे, ना खोसा साहब बचे, सारे अपनी अपनी जगह पे इमरान खान और उनके साथियों की, जनरल फैज़ हमीद की। आपको पता है कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने गवाही दी रावलपिंडी बेंच में, हाई कोर्ट के बार में जाके वहां पे उन्होंने तकरीर की, फिर उल्टा सजा उन्हें दे दी गई कि तुमने ये बात अंदर सिस्टम में क्यों नहीं बताई। जब एक जज ने, राना शमीम ने फैसला वहां से गिलगित वाले जीबी ने लंदन से लिखा, तो उनको उल्टा सजा देने के लिए पूरी कोशिश की अथर मिनल्ला ने कि माफी मांगो, ये कैसे हो सकता है, मेरा जज कैसा हो सकता है और वो कैसे ये काम कर सकता है। ऐसी ऐसी कहानियां हमने सारी सुनी है ना। तो आज आप देखें, इसीलिए उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी तत्हीर का अमल जारी हुआ और उसके अंदर बड़ी ठीक ठाक चीज़ें दुरुस्त की गई। मैं कह रहा था जब सज़ा डिले हो रही थी ये 190 मिलियन पाउंड में, मैंने बिल्कुल इसी जगह पे अपने प्रोग्राम में 10 दफ़ा कहा कि हाई कोर्ट में नए जज आएंगे तो फैसला अनाउंस होगा, क्योंकि पता है कि जैसे ही जाएगा सज़ा मुअत्तल कर देनी है, क्योंकि उन्होंने तो रखा ही इस काम के लिए हुआ है कि आओ हम आपके लिए बैठे हुए हैं। ये वही थे जिनको बाकायदा एक प्लानिंग के तहत अदलिया में घुसाया गया था। बिल्कुल सही बात है, आज जो काम हुआ है, लेकिन अभी हमारे एडिशनल अटॉर्नी जनरल बता रहे थे वो जनरल फैज़ की एक अपील को छोड़ गए, वो है आर्मी चीफ के पास माफ़ी की अपील। वो अभी उनके पास पहला राइट सबसे पहला वो है, वो दें। जनरल हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो माफ़ करें ना करें ये उनका इख्तियार है, लेकिन मैं इस पर भी कहूँगा कि ये भी किसी सिस्टम के तहत होना चाहिए, किसी एक शख्स के पास कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट में भी है, उनके पास सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन इशू ये है कि ये काम सियासतदानों के ऊपर इल्जामात बहुत लगे, उनको गंदा भी बहुत किया गया, लेकिन एक पायदार एहतसाब उनका भी होना चाहिए, सिविल ब्यूरोक्रेसी का होना चाहिए। मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने आज अपनी मिसाल कायम की है, लेकिन अदलिया, ये जो लोग जज चिटों पे भर्ती होते हैं और एक एक चैम्बर से 3-3 जज आते हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हमारे बैठे में याया अफरीदी साहब, वो अतर मिनल्ला और मंसूर अली शाह, ये जो 2 रिजाइन कर गए, ये एक ही चैम्बर के थे और तीनों मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चले गए। और उसमें असल सहूलतकारी अतर मिनल्ला की थी, क्योंकि वो इफ्तिखार चौधरी साहब के जब वो तहरीक चल रही थी वकला की, उसमें उनके तर्जुमान बने थे, तो उन्होंने भी ढेर के हिसाब से अपनी सारे पसंद और नापसंद के हिसाब से जज लगवाए और साइड लाइन किए। तो अब ये फैसला बताता है कि हमें आइंदा चल के इस मुल्क के अंदर अगर खुद एहतसाबी का सिस्टम बनाना है तो सबको रास्ता बनाना चाहिए कि नहीं, माफी किसी के लिए नहीं, जिसने चोरी की है वो की। अभी आपको पता है बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या बात कही, मैं ये बात पहले कह रहा था कि मीडिया के नाम आएंगे जो लोग फैज़याब थे जनरल फैज़ से,
उन्होंने कहा कि मीडिया हाउसेस को नहीं छोड़ा जनरल फैज ने, सिविल सोसाइटी को नहीं छोड़ा, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, और उन्होंने कहा कि 2 फिरौन मैंने देखे अपनी जिंदगी में, वक्त के एक इमरान खान और एक जनरल फैज, और दोनों के साथ आज जो कुछ हो रहा है, जो कुछ उन्होंने किया था। सही। आया साहब, एक तो आज के फैसले को बताइएगा, आप किस तरह से देखते हैं? यकीनी तौर पर मुल्की तारीख का ये बड़ा फैसला है, अहम फैसला इसे कहा जा रहा है और तारीखी फैसला कहा जा रहा है। दूसरा ये कि आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में क्या इसके कोई सियासी असरात होंगे? देखिए, देख तो मैं इसी तरह रहा हूँ और तो किसी तरह नहीं मैं देख सकता इसको। सही। हाँ, अलबत्ता आप समेत सब एक चीज़ पे मुत्तफिक हैं और अल्लाह का करम है कि ये कौम बड़ी कम मुत्तफिक होती है कि ये फैसला तारीखी है, इस पे किसी को शुबा नहीं है। उसकी वजह ये कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ये हो रहा है, एक साबिक DGI का कोर्ट मार्शल हुआ और उसके बाद उनको 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। इस हवाले से तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है, वो कायद ने ये मुतालबा किया था कि जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है उनको भी माफ़ तो नहीं करना चाहिए। अब एक चीज़ समझ नहीं आई कि फैज़ हमीद साहब के सारे जो जराइम हैं वो आया रिटायरमेंट के बाद हैं या कुछ जब वो DG आए थे तब भी उनसे कुछ ऐसी चीज़ें सरजद हुई हैं? अगर हुई हैं तो फिर ये समझने से कासिर हूँ मैं कि एक DGI इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो आर्मी चीफ से भी बाहर हो जाए और आर्मी चीफ की कोई बात ना माने। ख्वाजा आसिफ तो ज़ाहिर है वो चूँकि एहसान बहुत बड़ा किया हुआ है उन पर, जनरल बाजवा ने इलेक्शन जितवाया था उन्होंने उनको 2018 में, वो कहते हैं मैंने उनको व्हाट्सएप किया था क्योंकि ज़ाहिर है वो हार रहे थे उस वक्त भी। इस दफ़ा पता नहीं उन्होंने किसको व्हाट्सएप किया था। बहरहाल उनके नतीजे बदले जा रहे थे, वो ये कह रहे थे जी उनका नतीजा बदला जा रहा था, वो रुकवाया था उन्होंने, ये इंटरव्यू में कही थी बात। तो इस दफ़ा भी नतीजा बदला ही जा रहा था ना, जो आखिरी 5 वो बताएं ना जिनका बदला है वो कहें। मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ। इस दफ़ा भी बदला जा रहा था वो, इसलिए फिर उनको कहीं रब्ता करना पड़ा। रौला यही है कि आप मतलब जनरल बाजवा कम से कम आपको तो स्पेयर करना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर आप करना चाहते हैं। और फिर ये वही कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ आपकी निगोशिएशन हुई, बातचीत हुई और उसके बाद कायद भी वापस आने के काबिल हुए और उसके बाद बाकी हिस्ट्री है आपके सामने है जो बाकी चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि अगर आप ये इस मुतालबे पे चलेंगे ना, फिर ये कोई एक कैरेक्टर फैज़ हमीद नहीं है, फिर बेशुमार कैरेक्टर्स हैं ओवर द ईयर। इफ्तिखार चौधरी साहब का नाम लिया आमिर लियासाना साहब ने। इफ्तिखार चौधरी भी बहुत बड़े विलन हैं इस कौम के, और भी बहुत से विलन हैं। अगर अतर में नल्ला आज का विलन है तो वो माजी का विलन है, सबसे बड़ा विलन है इफ्तिखार चौधरी। तो फिर तो पंडोरा बॉक्स है ना, फिर खोलते चले जाएं। अलबत्ता जो आखिरी पैरा है उसमें ISPR की प्रेस रिलीज में ये सजा के वाले से उस पे उसके बाद तो कोई अभाम है ही नहीं कि वो जो 9 मई के हवाले से वो इशारे सारे इमरान खान की तरफ जा रहे हैं, जाहिर है। और ये बहुत अरसे से ये बात की भी जा रही है कि जी ये होना है। और जाहिर है हमारे यहाँ तो अब तो हमें एक फ़ायदा हो गया हुआ है ना कि अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमें ऐसे वो नजूमी जर्नलिस्ट दे दिए हुए हैं जो सुबह ही बता देते हैं कि जी आज ये होने वाला है। सुबह मैंने एक एक्स पे एक देखा, एक वो पैगाम या वो ट्वीट कह लें आप उसको, तो वो मुझे समझ आ गई थी कि आज तो लाजमी फैसला आ जाएगा, क्योंकि उससे पहले 2-3 दफ़ा ये बात हुई कि जी फैसला आ रहा है और उसके बाद नहीं आया। तो इसलिए हमें वक्त से पहले ये पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। सही। आज की तारीख में हमें ये पता चल चुका है कि इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा, फैज़ हमीद के साथ उनको भी सजा और वो जो बाकी रह गई हैं चीज़ें वो होंगी, तो बड़ी अच्छी बात है। सही। क्योंकि हमें मतलब हम किसी वो डार्कनेस में नहीं रहेंगे ना कि कल को अचानक हैरत हो कि यार ये क्या हो गया। इसलिए मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाता हमें कि आप तैयार रहें, ये होना है। सही। लेकिन अगर फिर एहतसाब का सिलसिला शुरू होगा तो फिर वो सिर्फ फैज़ हमीद तक नहीं रहेगा। सही। या नहीं रहना चाहिए। वो फिर आए ना, माजी में भी सबको लेके आए जो जिम्मेदार रहा है, ताकि माहौल तो बने। लेकिन फैसला तारीखी है, ये पहली बार हुआ है कि फौज ने ये किया। बहरहाल मैं इस तारीखी बात पे अयाज साहब के साथ मुत्तफिक हूं कि सबका होना चाहिए, बचत किसी की नहीं होनी चाहिए जिसने जब किया है। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। आमिर साहब, आज पर आज एक बड़ा और तारीखी फैसला है, एक्सपर्ट्स की राय आपने इस पर जानी, मजीद भी इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का।
वेलकम बैक। तो ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मुल्क की तारीख के बड़े फैसले की, बड़े अफसर को बड़ी सज़ा सुनाई गई है। शकील साहब क्या कहेंगे एक तो इस फैसले के हवाले से, दूसरा ये कि हुकूमत की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया और फिर फैसल वार्डर ने भी इशारे जो दिए हैं, किस तरह से देखते हैं उन इशारों को? जी देखिए, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ा फैसला है और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि DGISI को जो है वो सज़ा दी गई हो। इससे पहले फ़ौज में जो खुद एहतसाबी का अमल है वो बड़ा कड़ा और सख्त है और इससे पहले भी बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि एक DGISI को सज़ा दी गई। तो इस हवाले से उनको बारहा मरतबा समझाया भी गया, कहा भी गया कि आप जो है अपने मामलात को ठीक करें, लेकिन जाहिर है उन पर आर्मी चीफ बनने का जुनून सवार था और जो दूसरे जर्नल थे उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा, वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे। तो दोनों ने मिलकर ये सारा गेम प्लान किया और इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ, अदलिया और इन दो जर्नल ने मिलकर उस वक़्त ये सारा गेम प्लान किया कि किस तरीके से जो है एक्सटेंशन ली जाए और किस तरीके से आर्मी चीफ बना जाए। जब दोनों ही नाकाम हुए तो दोनों ने अपना अपना बदला लिया और मौसूफ जो है फिर रिटायरमेंट के बाद भी जो है वो आराम से नहीं बैठे और उन्होंने पूरी कोशिश की कि मुल्क के अंदर इंतशार हो। और अभी जो है वो जैसा कि बताया गया कि उन्हें जो है वो 4 जो इल्ज़ामात हैं उनमें सज़ा दी गई है। उनमें जो सबसे बड़ा केस था वो टॉप सिटी का था। टॉप सिटी के हवाले से जो है उन्हें सज़ा दी गई है। उसमें भी उन्होंने देखे ना जी, वहाँ पे उस सोसाइटी पर कब्जा करने की कोशिश की। उसके बाद जो वहाँ जो मालिक थे मुगीस, उनके घर पे छापा मारा, वहाँ से जो है वो कीमती अशिया उठवाई और सारा काम किया और उसके बाद जो है वो उनको जो है हवालात में भी बंद करवाया। ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी जनरल फैज़ जो है वो जो जिस तरीके से PTI थी उसकी मनूवरिंग करते थे, जो PTI के लोग थे उन्हें हिदायत जारी करते थे, वो लोग भी तंग आ गए थे और आखिरकार उन्होंने तंग आकर जो है ये कहना शुरू कर दिया कि PTI को जनरल फैज़ चला रहे हैं। जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर जो टॉप सिटी के मालिक थे मुगीस, उनकी दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी, जिसको रेफ़र किया गया GHQ को, जहाँ पर एक कमेटी बनी और उसके बाद ये फैसला किया गया कि इनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा और फिर उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। तो गिरफ्तारी के बाद जो है इन्हें मुकम्मल मौका दिया गया। इन्होंने अपने हक में गवाहान भी पेश किए, मुखालफत में भी गवाह आए और 15 माह ये ट्रायल चला, जिसके बाद इन्हें ये सज़ा सुनाई गई है। और जो प्रेस रिलीज का आखिरी हिस्सा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अभी 9 मई के हवाले से तहकीकात होना बाकी हैं और उन तहकीकात में पता चलेगा कि PTI और बानी PTI किस तरीके से जो है मिलकर मुल्क में जो है सियासी अदम इस्तेहकाम करते रहे, इंतशार फैलाते रहे। और उसके बाद जो है फिर आया इस बात का फैसला होगा कि मज़ीद इन केसेस में इनको कितनी सज़ा दी जाती है और कौन कौन से लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। आया हमारी अदलिया के जो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान भी हैं वो भी इनके सहूलतकार रहे हैं, अब उनको भी सज़ा मिलती है या मामला यहाँ तक ही रहेगा कि जनरल फैज़ और PTI के लोगों को सज़ा दी जाएगी। जहाँ तक मामला सियासी हैं तो मेरा ये ख्याल है कि अभी भी PTI के पास मौका है, वो बैठकर बातचीत करे। अगर वो इदारों को निशाना बनाने की बजाय, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को निशाना बनाने की बजाय इमरान खान साहब मुल्क की आवाम के बारे में अगर वाकई वो ये सोचते हैं और संजीदा हैं कि इस मुल्क की आवाम के लिए कुछ करना है, तो फिर हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से उन्हें बात करनी चाहिए। उन्हें इस पर बात करनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर कि हाँ, ये हुकूमत बताए कि मुल्क में सरमायाकारी क्यों नहीं आ रही, मुल्क से सरमाया बाहर क्यों जा रहा है, मुल्क की इंडस्ट्री बंद क्यों हो रही है, मुल्क में बेरोजगारी क्यों है, मुल्क में महंगाई क्यों है। जब ये सवाल किए जाएंगे पार्लियामेंट में तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि जब हुकूमत इन सवालात के जवाब देगी तो हम भी ये समझेंगे कि वाकई अवाम के लिए बात की जा रही है। लेकिन अभी तक मामला जो है वो ज़ाती अना के ऊपर खड़ा हुआ है। इमरान खान साहब ये सोचते हैं कि शायद मैं जो इस वक्त जेल में हूँ शायद एक इदारे की वजह से हूँ या एक फर्द की वजह से हूँ, लेकिन उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि उन्होंने माजी में भी यही काम किया था। उन्होंने भी जो उस वक़्त के अपोजिशन के लोग थे
उनके खिलाफ भी इसी किस्म के झूठे मुकदमा दर्ज कराए थे। राना सनाउल्लाह के खिलाफ 15 किलो हेरोइन का पर्चा दर्ज करवाया उन्होंने। उनकी भी यही ख्वाहिश होती है तमाम अपोजिशन को जेलों में बंद कर दें, और कारकर्दगी उनकी भी इसी तरह थी जो इनकी आज है। उस वक्त भी हम कहते थे कि खान साहब को अपनी गवर्नेंस पे और हुकूमत की कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन वो क्योंकि उनके पास बिल्कुल ऐसे ही शकील साहब कुछ नहीं था, इसलिए वो एहतसाब का बयानिया बनाते थे। आज इस हुकूमत ने भी यही वाला काम किया हुआ है, सिर्फ पीटीआई सुबह से लेकर शाम तक, इसके अलावा कुछ नहीं। सही। फैसल साहब, आज के फैसले के क्या सियासी असरात देखते हैं आप? आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सियासी क़यादत भी क्या पकड़ में आ सकती है? देखिए, बात यह है कि इस बात पे तो सब मुत्तफ़िक़ है ना कि ये एक तारीख़ी फ़ैसला है जी, और एक ख़ुद एहतसाबी की जो है एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है कि फ़ौज ने अपने अंदर भी साबित कर दिया कि कोई गलत काम करेगा तो ताकतवर से ताकतवर भी आदमी जो है वो सज़ा से जो है नहीं बच सकता। तो जो बिलावल साहब ने बात की ना, आमिर साहब ने भी उसका हवाला दिया, वो बिलावल साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि जिन साहब को सज़ा हुई है ये अपने दौर में एक फ़रून की जो है ना वो हैसियत रखते थे, लेकिन जब इनको सज़ा हो रही थी तो ज़्यादा बेहतर होता कि इनके दौरे हुकूमत के जो अफसरी के ज़माने के जो दौर था उनको भी अगर शामिल कर लिया जाता। 2018 के इलेक्शन का ये मेन किरदार है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो उस दौर में होती रही है उसके ये जो है वो मेन किरदार है। सही। अगर उसको भी ये शामिल कर लिया जाता तो मुस्तकबिल में जो है वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट का जो है हम वो रास्ते को जो है वो रोक सकते थे, एक अच्छी जो है वो रिवायत कायम हो जाती। लेकिन बहरहाल ये जो फैसला आया है जी, ये इससे एक बात तो ये है कि अब कोई भी आदमी अपनी हद से तजावज़ करते हुए, अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हुए वो ज़रूर सोचेगा, चाहे वो कितनी ही ताकतवर हो, वो कितनी ही ताकतवर जो है पोजीशन के ऊपर जो है वो बैठा हुआ हो, वो ज़रूर जो है वो सोचेगा। सही। फैज़ साहब के दौर में जो चीज़ें जो वाक़यात सामने आए वो किसी तौर पे भी जो है वो काबिल रश्क नहीं थे, वो अफसोसनाक थे, लेकिन वो इस पोजीशन पे थे, इतने ताकतवर पोजीशन पे थे कि लोग उनके दौर में ये गुफ्तगू जो है वो नहीं कर सकते थे, ये बात जो है वो नहीं कर सकते थे। उन्हीं का उस वक्त जो है वो सिक्का जो है वो चलता था। बिल्कुल। इस ज़माने में फैज़ साहब अपने ताकत पे थे, वो अपने रूज पे थे। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे अभी आज के दौर में हम इस बात की मुखालफत करते हैं कि उस समय जो अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही है, तो फैज़ साहब भी सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे और चाय पीने की तस्वीर जो है इनकी जो है वो बहुत जो है वो वायरल हुई थी। बिल्कुल। अब ये इनका ज़ाती अमल था, उस वक्त की पॉलिसी थी, ये तो ज़ाहिर है इसका भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इनकी जो चीज़ें भी देखें, इनके दौर में जो भी पॉलिसियाँ सामने आई उनसे कोई फ़ायदा तो नहीं पहुँचा, नुकसान ही जो है वो पहुँचा है। तो बहरहाल इन्होंने जो बिलावल साहब ने कहा, इन्होंने ये पता नहीं कितने लोगों के जो है वो दिल दुखाए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसी बिना पर फैसल साहब आज के फैसले को तारीखी और बड़ा फैसला कहा जा रहा है। मज़ीद भी बात करेंगे प्रोग्राम में, यहाँ वक्त है ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हो रही है आज के फैसले की। इलियास साहब कैसे देखते हैं आज के फैसले को? दूसरी बात ये कि सियासी क़यादत क्या आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में पकड़ में आ सकती है, और क्या पैगाम है सियासी क़यादत के लिए आज के इस फैसले में? ये जो फैसला हुआ ये तो सब कह रहे हैं कि जी मुल्क की तारीख में एक बड़ा फैसला है, और बाकी बड़ा फैसला। और इसके बाद ये देखें, इसके बाद शुरुआत होंगी, जो इसमें पॉलिटिकल हो या जो दूसरे में मुलवस हो, जो भी होंगे उनको लिए पता है कि उनकी पकड़ दकड़ एहतसाबी अमल शुरू हो चुका है, और अब किसी की जान नहीं बचेगी। जो भी करेगा अपने दायराकार से, अपने कानून से हट के काम करेगा तो उसकी पकड़ दकड़ का अमल शुरू हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, उस दौर के जो पॉलिटिकल लोग थे वो भी आएंगे इसमें बीच में, क्योंकि जो भी इसमें हुआ ये अभी तो शुरुआत हैं, जिसमें हैं वो भी लोग आए जो कई वादा माफ गवाह बन गए। इसमें कई लोगों ने गवाहियाँ दी हैं कि जी इसको वो ये एक पैरेलल सिस्टम जो चला रहे थे, मुदाखलत कर रहे थे पॉलिटिकल सिस्टम में और दीगर मामलों में, दफाई मामलात में। तो ये जो सारे मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़, तो उस तमाम चीज़ों के शवाहिद मौजूद थे। इसका मुकायदा ट्रायल हुआ, इसमें तमाम चीज़ें इकट्ठी करके इनको बताया गया, और फिर इन्होंने इकरार भी किया उधर जो सुनने में आया है कि जी ये हुआ था। तो ब्लू वर्ल्ड का तो एक टॉप सिटी का तो एक बड़ा वाक़या था जो बहुत ख़तरनाक था, जिसमें वो इस तरह करते थे जैसे कोई बादशाह भी नहीं करता। आमिर साहब ज़रूर।
तो ये जो तमाम अमल है इसमें तो जो है कि मौजूदा भी जो पॉलिटिकल रजीम है उनके लिए भी होगा कि वो फ्यूचर में अब एक ट्रेंड सेट हो गया कि अगर अब जो कोई करेगा वो आगे भुगतेगा। उसके लिए ये है, ये ना समझें कि अब ख़त्म हो गया, अब ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया एक दफ़ा। इसमें तमाम तबके वगैरह जो हैं, जो इसमें सहूलतकार भी बने हुए हैं, वो लोग भी इस वक्त ख़तरे से खाली नहीं हैं और वो भी इनका नाम आ सकते हैं और उसमें जो है आगे मज़ीद जो हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल एक बड़ा है कि बड़ी बात हुई है कि मुल्क के जो मामलात में इस तरह करेगा, अपने इख्तियारात से करेगा, तो उस वक्त जो किस तरह जो भी किया है इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा अब। तो अब लोगों के लिए ये लोग महफूज नहीं है, किसी वक्त भी किसी की फाइल खुल सकती है, उसको पता है कि उसको जवाब देना पड़ेगा और नहीं तो फिर वो आगे बढ़ इलियास साहब, कतई कलामी की माजरत, आमिर साहब आपसे भी माजरत, आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन प्रोग्राम खत्म हो गया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।